अगर मैं बात करूं बेटा वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक में आपके पास पहले नंबर पर किसका कंसेप्ट आया होगा? कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। अब वो जो वेव फ्रंट वाला टॉपिक है बेटा, ये तो कंप्लीटली क्या रहा, प्रैक्टिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ है नहीं है, फिर भी चलो करना तो था ही। सेकंड हमारे पास क्या आ गया? हाइजेंस प्रिंसिपल। बेटा हाइजेंस प्रिंसिपल भी मेरे ख्याल से क्लियर ही होगा, स्टेटमेंट है। और हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज कर कर क्या किया हमने? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अगला मेन टॉपिक क्या रहा हमारा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। बेटा उसके बाद फिर मेन आपका क्या स्टार्ट हुआ है जी? इंटरफेरेंस एंड देन डायफ्रैगम। तो ये चीजें आपने कवर अप की हैं। आज की बारी किसकी है? इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, आज हमने सिर्फ किसके कवर अप करनी है? इंटरफेरेंस की कवर अप करनी है। इंटरफेरेंस में बेटा हमारे पास जो एक्सप्रेशन यूज होंगी मेनली कौन कौन सी हो सकती है? पहली बात, कंडीशंस फॉर मैक्स एंड मिन। मैक्स की कंडीशन क्या है? जल्दी जवाब दे दो। 2n पाई या x इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। मिनिमम की कंडीशन क्या है? ये मैक्सिमा की हो गई। ऐसी बेटा मिनिमा की कंडीशन क्या है? बोल दो। इट इज पाई किसके इक्वल होना चाहिए? 2n-1 पाई। या फिर x किसके इक्वल बेटा जी? 2n-1 लैम्डा बाय 2। यहीं पर एक एक्सप्रेशन आपकी बार बार यूज होगी, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई। या फिर क्या यूज होगी बेटा? i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस ऑफ पाई। जल्दी जवाब तो सही है यहाँ तक। तो ये एक्सप्रेशन आपकी क्या होंगी? मेनली यूज हो जाएंगी। उसके अलावा एक क्या होगी आपकी? पोजीशन। मैक्सिमा की पोजीशन का फार्मूला क्या था? एन लैम्डा डी बाई डी। और मिनिमा की पोजीशन का फार्मूला क्या था आपके पास? 2n-1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 2d। आ जाओ, आ जाओ। ओके, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के बाद फ्रिंज विड्थ, उसका फार्मूला क्या है आपका? लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, जो स्पेशल चीजें होंगी वो क्वेश्चन जब आएंगे उसमें अपने आप कवर अप होते रहेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस की कुछ डिस्कशन है, कुछ क्या है प्रॉब्लम्स है। जैसे ये एग्जांपल है, कुछ नहीं है, ये स्टार्टर है। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी एग्जांपल है ये। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 10.4 है। ओके, तो एनसीईआरटी बुक का एक आधा क्वेश्चन है, एक आधा एग्जांपल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSC ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ABCDEF, ऐसे करके कुछ बातें दे रखी हैं। कह रहा है इनमें से क्या क्या चेंज करने से किस किस चीज पे क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट इज द फ्रिंजेस। अब फ्रिंजेस में हमारे पास बेटा एक फ्रिंज विड्थ का फार्मूला तो फिर है ही है। क्या होता है फ्रिंज विड्थ का फार्मूला? इट इज लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाय डी। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हो गया लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। जल्दी से जवाब देना, जिससे पूछूं वो जवाब देगा। स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। उसने बोला फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा। फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा मतलब वो यही पूछना चाह रहा है कि फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले क्या पूछा? व्हेन द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। स्क्रीन को दूर लेकर गए तो क्या चेंज किया अगले ने? कैपिटल डी चेंज किया। अवे लेके गए मतलब कैपिटल डी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब सीधी सी बात है, फर्स्ट केस में हम सिंपली कह सकते हैं कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। डी इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, हमने ये नहीं बोला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैंने ये बोला एनसीईआरटी का सबसे कॉमन सा क्या है क्वेश्चन है। इसमें से कभी एक पार्ट, कभी दो पार्ट, कभी सारे पार्ट, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इसलिए डिस्कस करवाना जरूरी है। एक तरह का स्टार्टर है, स्टार्टर में इजी सा क्वेश्चन आता है ना, तो एक तरह का क्या हो गया जी, ये स्टार्टर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? जल्दी बता दो क्या इसका आंसर क्या आएगा? फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। फर्स्ट का आंसर आ गया, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। ओके, बी पार्ट में क्या बोला? द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ओके,
मोनोक्रोमेटिक ही यूज की है, वेवलेंथ क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। अब उसमें भी आप देख ही रहे हो, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि बीटा इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाय टी है। बोलो समझ भी रहे हो, थोड़ा माहौल बनाओ यार कि अब ठीक है जो भी है, अब हमने काम स्टार्ट कर दिया तो अब कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हम करके ही दम लेंगे। तो थोड़ा एटमॉस्फेयर बनाओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाओ और बस सुनते चले जाओ। इसके बाद मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, जो आपकी असाइनमेंट है। जिसने कर लिए बेटा क्वेश्चन अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आएंगे एटलीस्ट क्लास में बैठकर तो उसको कवर अप करके जाओगे ना आप लोग। ओके जी, जल्दी बताओ सेकंड पार्ट का आंसर क्लियर है। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो इसलिए उसने वेवलेंथ क्या कर दिया, सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बोलो ठीक चल पड़े क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्या आ जाएगा आंसर, वेवलेंथ डिक्रीजेस। आराम से कराते हैं, डाउट होगा तो पूछ लेना। सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज इंक्रीज, दो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन इंक्रीज किया, मतलब उसने क्या किया, डी को इंक्रीज किया है। अब बेटा डी तो नीचे है ना, स्मॉल डी, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, वो तो नीचे है। अगर डी क्या कर दिया अगले ने, इंक्रीज, तो बीटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या था, बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। सेकंड का क्या आ गया, डिक्रीजेस। थर्ड में डी बढ़ाने का मतलब बीटा क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। कुछ नहीं है, सिंपल सा फार्मूला, वहीं से निकलता चले जाएगा। ओके अगली बात देखो, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। सोर्स स्लिट, जो आपकी सोर्स स्लिट है, इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। आपका वाईडीएससी क्लियर है, वाईडीएससी में ये सोर्स होती थी, ये क्या है जी आपकी डबल स्लिट है। कह रहा है अगर इसको इसके क्लोज लेकर जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट। कोर एंड सोर्स बनाने के लिए एक सोर्स था, उससे हमने क्या बनाए थे बेटा, दो S1 और S2। अगर इसको पास लेकर आओगे तो S1 S2 की इंटेंसिटी में फर्क पड़ सकता है, बाकी चीजों में फर्क पड़ सकता है, बीटा में यानी कि फ्रिंज विड्थ में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं। ई पार्ट कह रहा था विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। सोर्स स्लिट की अगर क्या कर दी जाए, विड्थ इंक्रीज कर दी जाए। अगर इसकी विड्थ इंक्रीज करोगे बेटा, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी इंटेंसिटी बढ़ने से S1 S2 की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फ्रिंजेस की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। विड्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी में इंक्रीज। बोलो पॉइंट क्लियर कि नहीं। नो चेंज इन विड्थ। थोड़ा नोट वोट कर लेना भाई, अपना कॉपी वॉपी निकाल के थोड़ा नोट करोगे तभी बात बनेगी ना। अब मैं यहाँ पे बोलता रहूंगा और कुछ आप नोट नहीं करोगे, ऐसे तो कोई काम बात नहीं ना बनेगी। इसका लेक्चर आपको ठीक है मिल जाएगा, आप क्वेश्चन बाद में नोट कर लेना, एटलीस्ट इसके आंसर्स तो आप नोट करोगे ना। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो तो आपके पास असाइनमेंट ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, तो आप एटलीस्ट इनके सोल्यूशन कुछ तो नोट करो ना बेटा, तभी क्लियर होगा, नहीं तो भूल जाएगा ये। ओके, ए बी सी डी ई तक पहुंच गए। ए का आंसर क्या था बेटा, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। बी का आंसर क्या था, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। सी का आंसर भी क्या है, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। डी में क्या है, सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। तो इसमें नो इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, इंटेंसिटी में इंक्रीज। नो इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, इंटेंसिटी में इंक्रीज। मैक्सिमा मिनिमा की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस और डार्कनेस वालों की इंटेंसिटी में फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज विड्थ में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डी पार्ट में भी यही आंसर दिया, सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर, और ई पार्ट में भी वही आंसर है, द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। तो यहां पे क्या बोला मैंने, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजेस। लास्ट में देखो, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, अपनी पहली भी बात हुई है। इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक की बजाय बेटा व्हाइट लाइट यूज कर दोगे तो आपका आंसर टिपिकल होगा, द इंटेंसिटी पैटर्न विल बी कलर्ड विद सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट। जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो व्हाइट होगा, अगर मोनोक्रोमेटिक की बजाय बेटा कौन सी यूज कर ली जाए, व्हाइट लाइट। तो ऑल अदर मैक्सिमास विल बी कलर्ड विद सेंट्रल मैक्सिमा स्टिल व्हाइट। तो इसका आंसर क्या था, देयर विल बी अ कलर्ड पैटर्न। आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका लास्ट वाले पार्ट का, देयर विल बी अ कलर्ड पैटर्न विद सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट इन कलर। कलर्ड पैटर्न हो जाएगा और सेंट्रल मैक्सिमा कैसा हो जाएगा, व्हाइट इन कलर हो जाएगा। ओके, एग्जांपल 10.4 एनसीईआरटी बुक ए बी सी डी ई एफ, छोड़ दें इसको, हो गया, सारे पार्ट क्लियर है। ओके जी, अब आते हैं किसमें, आगे एक और क्वेश्चन है बेटा, ये भी एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.4 है। ठीक है, हिंट देके मैं आपको छोड़ दूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है,
कह रहे हैं YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.28 mm एंड द स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर अवे। स्क्रीन कितनी दूरी पर है बेटा 1.4 मीटर अवे। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी ओके। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल है, और कौन सी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। अब ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो सेंटर पे आएगी। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करनी है वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या मैंने तुम्हें पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास का फार्मूला डायरेक्ट दिया है कि नहीं दिया? पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा पोजीशन ऑफ मिनिमा का डायरेक्ट फार्मूला दिया है। क्या होता है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का एन लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी। जल्दी बोलो क्लियर है। सेंटर से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट ढूंढने तो मतलब मैक्सिमास वाली पोजीशन का फार्मूला लगेगा। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 1.2 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ओके एन कौन सा दे रखा है फोर्थ। वेवलेंथ आपको क्या करनी है कैलकुलेट। डी कितना दे रखा है 1.4 मीटर, स्मॉल डी 0.28 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। किसी को डाउट हो तो बोल सकता है, अदरवाइज बोलो क्लियर है। क्लियर है जी, किया जा सकता है। अब इतना नोट कर लो यार, बाकी इसको सॉल्व करके आप देख पा रहे होगे इस एक्सप्रेशन में सिर्फ बेटा कैलकुलेट करने के लिए क्या बचा है लैम्डा ही बचा है। तो इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। अगर ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ध्यान से करना। सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है, इजीली हो जाएगा। जवाब दे तो सही है, क्लियर है। ओके मुमताज भाई तूने कितने क्वेश्चन किए असाइनमेंट के 10 किए हैं। थोड़े और करा कर यार। तूने केशव भाई तूने बिल्कुल नहीं की। तस्कीरत बिल्कुल नहीं ट्राई किए। एग्जाम चल रहे हैं यार, एग्जाम चल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एग्जाम चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं किया होगा तूने भाई। एक ए और बी सेक्शन डन है। तो इसके सुमन तूने किया कुछ? कितने क्वेश्चन ट्राई कर लिए? फर्स्ट और सेकंड में से ट्राई कर लिए। चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा पॉइंट ये है जिन्होंने ट्राई कर लिए उनके तो डाउट्स होंगे ही होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं ट्राई किए तो चलो कोई बात नहीं। एटलीस्ट जो क्लास है ना, क्लास में ही जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उनको क्या करो कवर अप करो। ओके ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आ गया, हो गया अभी सर नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी एनसीईआरटी का ही है, ध्यान से सुनना। कहता है इन YDSC यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। ओके कह रहा है स्क्रीन पर जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे इंटेंसिटी कितनी है के यूनिट्स है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। ओके λ/3 पर इंटेंसिटी कितनी होगी? आंसर शुड बी इन के। मतलब उसने कहा ना यहां पर अगर के है तो वहां पर कितनी होगी, तो आंसर शुड बी इन के। हम क्या लेकर चल रहे हैं लैम्डा का मतलब बेटा 2 पाई है, और λ/3 का मतलब फेज डिफरेंस के टर्म्स में लैम्डा का मतलब 2 पाई हो गया। सबको क्लियर है। लैम्डा का पाथ डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस कितना 2 पाई। और ऐसे इधर λ/3 का मतलब 2 पाई/3। 2 पाई/3 का मतलब कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जल्दी बोलो। 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा का मतलब बेटा 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 120 डिग्री हो जाएगा। किसी को समझ में लग गया? क्लियर है। ध्यान से सुनना, हम आइडियल केस लेके चलेंगे बेटा। I1 और I2 दोनों किसके इक्वल मानने पड़ेंगे I0 के, राइट। I1 शुड बी इक्वल टू I2। जहां पे 2 पाई आता है यानी लैम्डा है वहां पे कंप्लीट मैक्सिमा आता है कि नहीं आता। तो I का फार्मूला है मेरे पास I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 इंटू कॉस फाई। ओके दैट मीन्स यहां पर फेस डिफरेंस कितने 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस 0 भी बेटा कितना होता है 1, और कॉस 2 पाई भी कितना होता है 1 होता है। तो कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। तो बेटा जहां पे 2 पाई है वहां पे इंटेंसिटी कितनी आ रही है अगले की के आ रही है। I1 I2 I0 मान रखे हैं, ये I0 है ये I0 है।
तो ये भी आई नोट, ये भी आई नोट प्लस ये 2 रूट आई नोट कितना हो जाएगा आई नोट, ये किसके इक्वल आ गया कॉस पाई 1 हो गया 4 आई नोट। ओके, मतलब के जो है किसके इक्वल है 4 आई नोट के इक्वल है। पहले तो ये समझो। सब बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे आओ। कह रहा है जहां पर इंटेंसिटी कितनी हो, नए वाले का नाम क्या दे रहे हैं हम, न्यू इंटेंसिटी जो फाइंड करनी है उसका नाम क्या रख दिया मैंने के डैश। तो ये किसके इक्वल होगी, फार्मूले में आई की जगह मैंने के डैश लिख दिया, आई वन की जगह बेटा आई नोट, आई टू की जगह भी आई नोट प्लस 2 अंडर रूट आई नोट इन टू कॉस 120 डिग्री, जहां पर लैम्डा बाय 3 है मतलब वहां पे 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 120 डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कॉस 120 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है जी -1/2। कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा जी आपका 2 आई नोट के 2 आई नोट प्लस ये 2 से 2 कट गया माइनस, और ये कितना हो गया आई नोट। ये किसके इक्वल आ गया जी आई नोट। तो के डैश किसके इक्वल आ गया आई नोट। यहां से देखो ये किसके इक्वल है 4 आई नोट। तो आई नोट बेटा किसके इक्वल है के डिवाइडेड बाय 4, इसलिए आई नोट किसके इक्वल हो गया के डिवाइडेड बाय 4। कहने का मतलब जैसे मर्जी करो लेकिन इसका आंसर उसने ना इन टर्म्स ऑफ के दे रखा होगा पीछे, तो हमें भी किसके टर्म्स में निकालना था के टर्म्स में निकालना था। तो आंसर कितना आ गया के डिवाइडेड बाय 4। मैं बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भले ही बहुत ईजी हो, डायरेक्ट आ जाता है डायरेक्ट, इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो देखो करनी पड़ेंगे, ये बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज ही आ जाएगा, सेम वैल्यूज सेम क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको क्या कर लो भाई नोट कर लो, के डिवाइडेड बाय 4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा फास्ट और हो जाए तो मेरे को बताना। मेरे ख्याल से अपने क्वेश्चन एक रह गया बस। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन ए स्क्रीन। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। एंगुलर विड्थ कितनी है बेटा 0.2 डिग्री ऑन ए स्क्रीन प्लेस 1 मीटर अवे। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? Okay, सारा का सारा apparatus अगर पानी में डाल दिया जाए तो विड्थ पे क्या टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू बी 4/3। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? ध्यान से सुनना, एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा ये क्लियर हो जाएगा। क्या आपको पता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है? जवाब दो। क्या आपको ये पता है एंगुलर विड्थ इक्वल टू लैम्डा बाई डी होता है? जवाब दो। सही है, तो एक तो ये बात। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा व्हेन मीडियम इज चेंज, क्या आपको पता है जब डेंसर मीडियम में एंटर कर जाओगे वेलोसिटी कम हो जाती है? क्या आपको पता है जब डेंसर मीडियम में एंटर कर जाओ तो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बता रखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। डेंसर टू रेयर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, रेयर टू डेंसर जाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो जब भी आप रेयर टू डेंसर जाओगे वेलोसिटी नहीं कम होने, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मतलब वेवलेंथ को भी क्या होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा। ये अपनी पॉइंट पहले आया हुआ है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेवलेंथ चेंजेस। अगर वो रेयर टू डेंसर गई है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है डिक्रीज, अगर डेंसर टू रेयर गई है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है इंक्रीज। कैसे बेटा आपने याद किया होगा कि वी डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय म्यू। जब मीडियम चेंज होता है तो आपको पता होगा कि स्पीड इन मीडियम इज इक्वल टू वी डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय म्यू। स्पीड म्यू टाइम्स क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो आगे से ये भी याद रख लो जब भी मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ भी क्या हो जाती है म्यू टाइम्स कम हो जाती है। याद रखना ये पॉइंट, वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय म्यू टाइम्स। जल्दी बोलो याद रखोगे कि नहीं रखोगे? तो ये पॉइंट है जी, जब भी मीडियम चेंज होगा वेवलेंथ क्या हो जाती है म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तो जनरल पॉइंट बता दिया ना, जिसका इंटरफेरेंस से कोई लेना देना नहीं है कि वेवलेंथ म्यू टाइम्स क्या हो जाएगी कम। हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हमें पता है बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जल्दी बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है सारा का सारा सेटअप जो है अगर पानी में डुबो दिया जाए, तुम ही बताओ पानी में डुबो दिया जाए तो वेवलेंथ को कम हो जाना है, और वेवलेंथ कम हो जाएगी तो मतलब फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ भी कम होगी, एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसने क्वेश्चन एंगुलर विड्थ पे पूछा हुआ है तो कम हो जाएगी, अगर फ्रिंज विड्थ पे भी पूछा होता तो भी क्या हो जाता कि भाई डिक्रीजेस बाय म्यू टाइम्स। नोट पॉइंट है ये, नोट कर लेना। अगर ऑपरेटर्स को
पूरे के पूरे YDSE वाले ऑपरेटर्स को किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया बेटा, तो बीटा डैश जो है ये अलग से ही नोट कर लो, आगे से इतनी कहानी नहीं बनाएंगे हम सीधा क्या कर देंगे, बीटा डिवाइडेड बाय म्यू कर देंगे बेटा। नेक्स्ट टाइम इतनी कहानी नहीं बनानी, बीटा डिवाइडेड बाय क्या कर दिया जाएगा, म्यू कर दिया जाएगा। जवाब दे दो, क्लियर है, हो जाएगा। तो इट शुड बी बीटा डिवाइडेड बाय म्यू। तो व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus is immersed in water, टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/4/3। तो बेटा इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे थीटा फाइंड करना था, ये क्या हो जाएगी, थीटा डैश इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय म्यू। पहले कितनी देर की थी, 0.2 डिग्री, नई वाली कितनी हो जाएगी, 0.2 डिवाइडेड बाय 4/3। जल्दी बोलो, समझ गए, 0.6 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आ जाएगा डिग्री में। क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी बताओ। पिछला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, उसका लास्ट पार्ट मतलब वो 100% नहीं क्लियर हुआ, वो दिख जाता है चेहरे देखकर, लेकिन ये वाला क्लियर हो गया, वो भी दिख गया चेहरे देखकर कि हाँ ये वाला तो सारा का सारा क्लियर है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा अपने आप ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब पूरा क्लियर होगा। आपको डाउट हो तो फिर से पूछ लें, ठीक है, डाउट हो तो फिर से पूछना, उसको देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये पॉइंट अगली बार से डायरेक्ट लगाएंगे। मैंने दोनों इकट्ठे करा दिए, अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन कराता तो मैं सीधा लिखता ये, लेकिन मुझे अभी फर्स्ट टाइम आया ये क्वेश्चन, सब कुछ बताना था, तो शुरू से लेके अंत तक सारी बात इसकी कवरअप हो गई। मे बी ये क्वेश्चन आपकी जो असाइनमेंट्स हैं इस टाइप का, उसमें भी कहीं ना कहीं आया हो और आपका डाउट ही रहा होगा। ओके जी, अब मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन है यार, कर लो, कोई बात नहीं। अब एनसीईआरटी वाली कर लो, आपके तो करा ही देनी हमने। एनसीईआरटी के कम से कम जो क्वेश्चन है वो तो कवरअप हो रहे हैं ना। Wherein double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer, the angular width of fringe formed a distance screen is इतना, what is the spacing between the two slits? अगर एंगुलर विड्थ दे रखी है तो स्लिट्स के बीच का क्या मांग रखा है, डिस्टेंस। व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स, मतलब मांगा क्या है आपने, स्मॉल डी। व्हाट इज स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल डी। बोलो, क्लियर हो गया, पता लग गया ना क्या कैलकुलेट करना है। तो इन YDSE वेवलेंथ कितनी भाई, 600 नैनोमीटर, 600। द एंगुलर विड्थ कितनी दे रखी है, 0.1 डिग्री। व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स। ओके, क्या फार्मूला यूज करूं, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी यूज कर लूं ब्रो, कर लें। वेवलेंथ दे रखी है, डी निकालनी है, थीटा कितना पुट करोगे बस इतना बता दो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा कितना पुट करूं, थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं, रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.1 पुट करके करोगे तो आंसर नहीं आएगा। बोलो, पॉइंट समझ गए कि नहीं, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। यही इस क्वेश्चन का टेक्निकल पॉइंट है, बच्चा गलत कराएगा। 2 पाई रेड, एक मिनट, 360 डिग्री का मतलब कितने रेडियन, 2 पाई। 180 डिग्री का मतलब कितने रेडियन, पाई रेडियन। 1 डिग्री का मतलब कितने रेडियन, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। बोलो, समझ गए, हमारा कितना है, 0.1। तो 0.1 डिग्री का मतलब 0.1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। जवाब दे दो, क्लियर है, समझ गए। तो इसको सॉल्व कर लेना है, थीटा की जगह बस क्या पुट करना पड़ेगा तुम्हें, 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करना था बेटा, पाई डिवाइडेड बाय 180 से इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। डी निकालना है, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू पाई, ये 180 क्या हो जाएगा ऊपर। बाकी बेटा सॉल्व अपने आप करते रहना, बोल दो भैया, कर लोगे, ठीक है। अब देखो ना, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, हमें तो क्वेश्चन कराने से मतलब था, कोई बात नहीं, असाइनमेंट के हों चाहे एनसीईआरटी बुक के हों, क्वेश्चन तो क्वेश्चन इन्हें चल ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अपना काम कवर अप हो ही रहा है। थोड़ा सा फास्ट ही कर रहा हूँ, पॉइंट्स बताने थे, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। सॉल्व अपने आप कर लोगे, छोड़ दें, छोड़ दिया, और देखें भाई, और ना निकला है, नहीं, शुक्र है, खत्म हो गए एनसीईआरटी वाले। अब कौन से आगे आपके, सीपीपी वाले क्वेश्चन आ गए। बोलो जी, जिसने भी ट्राई किए एक एक करके अपने क्वेश्चन बोलते चले जाए, समय आपके पास है, कुछ ना कुछ 2 4 5 7 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। 1 2 5 बोल दो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो बोलना है बस। 1 to 5 डन, श्योर, चलो बहुत बढ़िया, 1 to 5 सारे के सारे हो गए। 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में सबसे पहले आ गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 ही आ गया। कह रहा है, टू बीम्स लाइट हैविंग इंटेंसिटी I4 इंटरफेयर टू प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ध्यान से सुन रहे हो ना भाई, दो हैं, एक की इंटेंसिटी I है, दूसरे की 4I है। द फेज डिफरेंस π/2 है at a point A and pi at a point B, then the difference between the resultant intensity at A and B। ध्यान से सुन ले भाई, I का फार्मूला क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos पाई। कोई दिक्कत, पहले कह रहा है कि फेज डिफरेंस कितना है पॉइंट पे, π/2 है, ठीक है।
कॉस पाई बाय 2 वाली टर्म तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कॉस 90 0 होता है, जल्दी बोलो सही हो गया। पहले की इंटेंसिटी आई है, दूसरे की इंटेंसिटी कितनी है? 4i है। तो क्या ये 5i बचेगा? बस ये टर्म तो 0 होगी, जल्दी बोलो क्लियर है। तो जहाँ पे बेटा फेज डिफरेंस कितना था, बाकी सबको समझ में लग गया बेटा? जहाँ पे फेज डिफरेंस पाई बाय 2 था, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, ये टर्म 0 होगी। पहला वाला i दे रखा है, दूसरा वाला 4i दे रखा है, वैल्यू की पुट करिए, आंसर कितना आ गया? 5i आ गया। जवाब दे दो क्लियर है। दूसरा पॉइंट, कितना फेज डिफरेंस है? पॉइंट बी पे पाई है, चेक करो पाई दिख रहा है। अब चेक करो जो सेकंड वाला पॉइंट है बेटा, वहां की इंटेंसिटी आई की जगह आई है, i2 कितने? 4i है। कॉस पाई कितना होता है? 1 कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। ठीक है जी। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ क्या बचेगा? 2। अंडर रूट कितना है? पहला कितना है? आई, दूसरा कितना है? 4i। आई इंटू 4i, रूट के अंदर 4i का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा i प्लस 4i माइनस, ये बाहर आके कितना हो जाएगा? 2। 4i बचेगा, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? i आ जाएगा। बोलो सही हो गया। उसने डिफरेंस मांगा है दोनों के बीच में, डिफरेंस। 5/2 वाली पोजीशन पे कितना आया था? 5i। यहाँ पे कितना आ गया? i। तो आंसर होना चाहिए 4i। कंफर्म करो पीछे से आंसर। कंफर्म्ड, आंसर इज 4i। डिफरेंस मांगा, क्वेश्चन इजी था, बस उसने पूछा क्या था वो चेक करना था। राइट है जी। ओके, 7th 8th 9th 10th डाउट क्वेश्चन ओनली। 7th 8th हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, टू वेव्स। 9 क्वेश्चन देखोगे जी, देख ले ध्यान से। टू वेव्स है, y दे रखी है, y2 दे रखा है, y1 y2 इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेड वेव इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच सुपर इंपोजिंग वेव। देखो जी, ध्यान से देखना। देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम? अगर y1 और y2 दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। और रिजल्टेंट का भी क्या आ जाए? सेम। तो इनके बीच में भैया एंगल या फेज का जो डिफरेंस है वो सीधा हिसाब है 180 120 डिग्री ही होगा। याद है, दो वेक्टर्स के बीच में, सेम वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री हो तो वो सेम ही आ जाता होता है। ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2। वैसे ये डायरेक्ट याद करने वाला बेटा कंसेप्ट है, डायरेक्ट याद करने वाला कंसेप्ट है, लेकिन चलो आप ऐसे देख रहे हो, करके दिखा देता हूँ। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ फाई। जल्दी बोलो क्लियर है। पहले का एम्पलीट्यूड दूसरे का एम्पलीट्यूड सेम दे रखा है कि नहीं दे रखा? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जल्दी बोलो, समझ गए? 2a स्क्वायर, ए क्या हो गया? 2a स्क्वायर। साथ में क्या आ गया? कॉस ऑफ फाई। फाई की जगह कितना आ गया? 1 सॉरी, फाई तो क्या करना है मुझे? कैलकुलेट करना है, तो फाई अभी नहीं पुट करेंगे, फाई तो अपने आप आएगा। ओके, रिजल्टेंट भी कितना आया है? सेम ही आया है। स्क्वायरिंग कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाई। जवाब दे दो, सही है। यहां से क्या हो गया? यहां से बन गया ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 प्लस कॉस ऑफ फाई। ए स्क्वायर कैंसल, 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस फाई। जल्दी बताओ, बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्या? ठीक है, कर तो बहुत फास्ट रहा हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल सोल्यूशन है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। इसको देखो, 1/2 माइनस 1 बनेगा 1/2 माइनस का इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। इसका मतलब फाई कितना? 120। ठीक, बोलो भाई, लगा समझ? क्लियर है जी। कितने क्वेश्चन तक पहुंचे हम? क्वेश्चन नंबर 9 तक ही पहुंचे, एक और करवा लो इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11 एक करवा लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11, 2 points are located at a distance 10 and 50 meter from the source of the oscillation. The period of oscillation is this. ओके, ध्यान से सुनना। ये सोर्स है, ठीक है, एक की दूरी कुछ और एक की दूरी कुछ है। एक की दूरी कितनी है? 10 मीटर, दूसरे की कितनी है? 15 मीटर। क्या दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 5 मीटर आ गया? पाथ डिफरेंस, डिस्टेंस का फर्क। जल्दी बोलो, समझ? तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 15 मीटर। ओके, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है? टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 0.05। इसकी क्या जरूरत है? एंड वेलोसिटी भी दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन? ओके बेटा, आपको बताया था ना अभी, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन। अगर लैम्डा है तो लैम्डा का मतलब क्या होता है? 2 पाई, है ना? अगर फेज डिफरेंस कितना है? 1 है
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। और अगर पार्ट डिफरेंस कितना है एक्स है तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। जल्दी बताओ ऐसा कोई फार्मूला बताया रखा है कि नहीं बता रहा? मतलब एक्स और पाई के बीच में बेटा रिलेशन बता रखी है ना। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय, जवाब दे दो सही हो गया। अब पाई बेटा किसके इक्वल आ गया 2 पाई। एक्स तो मिल गया था मुझे 5, बचा कौन लैम्डा। लैम्डा निकल आएगी बेटा। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ किसके इक्वल होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें टाइम पीरियड दे रखा है। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 1 बाय न्यू को मैंने क्या लिख दिया टाइम पीरियड। जल्दी बोलो समझ गए। तो यहाँ पे 2 पाई है, लैम्डा की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं v इंटू टी। फेज डिफरेंस कितना आ गया 2 पाई। नीचे किसके इक्वल आ जाएगा v की जगह क्या आ जाएगा आपके पास दे रखी है ना बेटा 300। टाइम पीरियड की जगह क्या आ जाएगा 0.05 इंटू 5 को सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा बोलो ठीक है। किसको आज की क्लास में कुछ पता लगा चलो ईमानदारी से बताना। चलो एक की ईमानदारी तो आ गई। कुछ पता लगा कुछ पता लगा। हमने मान लो 10 क्वेश्चन किए 10 में से 5 आए आगे। ओके चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग है ना। तो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आए वो कोई बात नहीं जितने समझ में लगे उतने सी। बाकी मेहनत किया करो बेटा ट्राई किया करो। ज्यादा ट्राई करोगे तो ज्यादा समझ में लगे। ठीक है जी।